करते थे, बिल्कुल वही जगह, बचपन की बातें याद आ रही हैं। लेकिन साथ साथ कर्नाटक का कोलार जो जिस मुकाम पे होना चाहिए था, यहाँ के युवाओं की बात आप सुन रहे थे, वो भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर एक तरफ बीजेपी जो है वो इस देश पर शासन कर रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसी डेवलपमेंट की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मुझे आप चुनकर लाइए। ऐसे में कहाँ आप देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को, जहां बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं, एक मुद्दा जबरदस्ती सेल्फ गोल की तरह कांग्रेस का पीछा कर रहा है, और वो है बजरंगबली का मुद्दा। बजरंग दल से बजरंगबली तक की बात आ गई। किस रूप में आप देखते हैं इन पूरे मुद्दों, और उसके बीच अब मात्र 5 दिन का समय, 5 भी नहीं बल्कि 4 दिन का समय कहिए इस चुनाव में, आखिरी के 4 दिन, और कहाँ जाता हुआ चुनाव को देखते हैं आप, अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, देखिए अभी जो आखिर के 5 दिन बचे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये 5 दिन बड़ी परेशानी भरे साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी ही पिच पे फंसती जा रही है बहुत बुरी तरीके से। आप देखिए कि एक घबराहट का आलम ये है कि अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे इंटरव्यू वायरल हो रहा है स्मृति ईरानी जी का, जिसमें वो कह रही है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। यानी घबराहट का आलम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो कह रही है कि प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा सड़क पे। यानी प्रियंका गांधी जो नमाज पढ़ने सड़क पर जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि घबराहट का आलम क्या है किसी तरीके से। ऐसी एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और साथ में जो भीड़ चल रही है वो कांग्रेस के झंडे उठाए हुए चल रही है जबरदस्त तरीके से, और प्रधानमंत्री सब देख ही नहीं रहे, दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो ये दो चीजें जो है वो मतलब दो विजुअल्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में बेचैनी को साबित करते हैं, जो हम दिल्ली में बैठ करके देख रहे हैं। बाकी जमीन पे क्या है वो तो आप वहां देख रहे हैं दिन भर, चूंकि आप वहां हैं, वहां हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ बैठ के जब देख रहे हैं वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, जो अमित शाह जी ने जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो बुलंद किया, और थोड़े दिन पहले जो उनका बयान था पिछले साल के लगभग आखिर में कि हिंदी को जो है वो संपर्क भाषा के रूप में बनाया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उसने भी कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से असर किया है, और उसका कर्नाटक में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। अब इसी सवाल को उठाते हुए जयराम रमेश ने सवाल पूछा है कि भाई आप क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि 640 करोड़ रुपया तो जो है वो आप संस्कृत पे खर्च कर रहे हैं, और कन्नड़ पे आप सिर्फ 3 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अमित शाह जी वहां छोड़ के आए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और जिस तरीके से नंदिनी और अमूल का मुद्दा छोड़ करके आए, अब ये कन्नड़ और संस्कृत जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी के तले में फांस पड़े आएगी। अभी ये मुद्दा उठेगा, बात चलेगा कि भाई संस्कृत पे आप 640 करोड़ खर्च कर रहे हैं और कन्नड़ पे आप सिर्फ 3 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो ये मुद्दे जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिन राष्ट्रीय मुद्दों को घसीटने की कोशिश कर रही थी, वो राष्ट्रीय मुद्दे भी अब भारतीय जनता पार्टी में बैकफायर कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेलना चाहती है वो पिच वहां काम लगता है काम कर नहीं रही है। तो इसलिए वहां दिक्कतें जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। अब वहां के युवा जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपने सुनाया, आप वो कन्नड़ में भी बोल रहे थे, और जो अंग्रेजी में युवा बोल रहा था बहुत बहुत फ्लुएंटली बोल रहा था, और एकदम उसका स्पष्ट मतलब विजन दिख रहा था कि उसको विकास चाहिए, और ईस्ट एंड द वेस्ट कांग्रेस बेस्ट वो कह रहा था। यानी कि वो समझ रहा है कि कर्नाटक में विकास जो है वो कांग्रेस की सरकार आने के बाद हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हवाई नारा हो, जैसा मोदी जी जो है विकास का नारा देकर के 2014 में दिल्ली में आ गए थे, और उसके बाद विकास कहाँ चला गया वो मोदी जी भी ढूंढ रहे हैं, और सारी भारत ढूंढ जाएगी विकास आखिर चला कहाँ गया। और उस विकास को छिपाने के लिए जब ट्रंप आते हैं तो वो दीवार खड़ी करनी पड़ती है गुजरात में कपड़े की, ट्रंप देखना ले उस विकास को कैसा विकास चल रहा है। तो अब प्रियंका गांधी जब वहां बोल रही थी, प्रियंका गांधी बताई थी कि उन्होंने क्या विकास किया, उनकी क्या योजनाएं थी, वो बताई थी कि भाई हमारी सरकार थी तो हमने इतनी योजनाएं लागू करी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर यह काम किया है तो अपनी योजना बताए। तो प्रधानमंत्री भी अगर वहां जाते हैं और कर्नाटक में अगर उनकी पार्टी की सरकार ने कुछ काम किए हैं, तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने वहां क्या काम किए और आगे क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वहां ये तो कुछ बता नहीं पा रहे कि उनकी सरकार ने क्या काम किया, क्या काम आगे करेगी, ये तो नहीं कर रहे। बस 2 मुद्दे हैं उनके पास, या तो उनको गाली दी किसी ने, या वो बजरंग दल बजरंग बली। अब ये तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो बजरंग बली का घोर अपमान कर रहे हैं कि आप बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। ये तो सारे हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है कि आप जो है एक राजनीतिक संगठन जो है और एक जिसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप और संगठन को आप बजरंग बली से तुलना कर दें, तो ये तो बहुत घोर अपराध है। मुझे लगता है हिंदुओं को इसमें सख्त आपत्ति जो है वो जाहिर करनी चाहिए। लेकिन जैसा कल भी मैंने कहा था, आज भी मुझको यही लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है, कर्नाटक हाथ से निकल चुका है। अब जो भी उनकी लड़ाई है वो जो उत्तर भारत है और मध्य भारत है,
यहाँ किसी तरीके से अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है और उसके लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसा है कि 10 साल हो जाएंगे 2024 में सरकार को, तो भाई अभी तक तो आपने जो 10 साल काट लिए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन अब जो है जनता सवाल पूछेगी, ठीक है 70 साल तो निकल गए, अब जो 18 साल का वोटर आएगा और जो 22 साल का वोटर आएगा वो सवाल पूछेगा, ये मोदी जी 10 साल में आपने क्या किया, तो 10 साल में आपकी क्या डिलीवरी है, वो डिलीवरी सरकार के पास नहीं है बताने के लिए कि 10 साल में सरकार ने आखिर किया क्या है, वो कहां गए 100 स्मार्ट सिटी, कहां गई वो बुलेट ट्रेनें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है उनके सामने दिक्कतें बढ़ रही हैं और यही जो है उनकी हार का सबब जो है वो समझ रहे हैं कि ये हो सकता है हार हो रही हो, और इसलिए परेशानियां जो है उनकी बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बोल वचन में विचलन आ रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री जो है आज से सुबह जा रहा 3 दिन के लिए जा रहे हैं कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए, मणिपुर जल रहा है, मेरी कॉम जो है वो आधी रात में ट्वीट कर रही है कि मणिपुर को बचा लो। खबर आ रही है कि वहां के डीजीपी जो है ट्वीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि धारा 355 लगा दी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई सूचना ही नहीं कि 355 लग गई है कि नहीं लग गई है। अब सोशल मीडिया में सवाल उठे कि भाई अगर 355 लग गई है तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि 355 लग गई है। तो यानी प्रधानमंत्री के पास कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए समय है, लेकिन उस मणिपुर में प्रचार करने के लिए समय नहीं है जहां वो तमाम वायदे कर करके आए थे। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जो कर्नाटक में ठंडी ठंडी हवाएं खाने लगी। मणिपुर जल रहा है, चुनाव कर्नाटक में चल रहा है और इस चुनाव बजरंग बली की आंजनेय स्वामी की बल्लारिया नन्ना सहोदरा सहोदरिये के नमस्कारಗಳು। बीजेपी का मैनिफेस्टो उसके लिए वचन पत्र है, संकल्प पत्र है, जिसमें कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रोड मैप है। आप बताओ मेरे भाइयों बहनों, कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ